हेलो एवरीवन। ये अ पिंच ऑफ स्नफ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टोरी को ब्रीफली समझा, कहानी का आखिर थीम क्या है, क्यों हम लोगों को ये कहानी पढ़ने के लिए दी गई है, इन सभी बातों को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। बेसिकली सबसे जरूरी है कि जो कहानी है उसको ब्रीफली हम लोग पहले जान लें, ताकि आगे जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो बेहतर तरीके से हम लोगों को समझ में आए। मनोहर मालगांवकर जी के जीवन के बारे में भी हम लोगों ने देखा, उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं उन सभी को हम लोगों ने देखा, और उसके बाद 1 to 6 नंबर तक के जो सेंटेंसेस है उन सभी को हम लोगों ने समझा। आज हम लोग उससे आगे समझेंगे। तो जो पार्ट सेकंड है बेसिकली अच्छी तरह से तभी समझ में आएगी जब पहले वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा अच्छी तरह समझ। अब एक बात छोटी सी जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 6 नंबर सेंटेंस है, व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स। ओह माय गॉड, ये जो है ये आप लोगों को एक बार एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जा चुका है। एक्सप्लेनेशन बेसिकली आप लोग जानते हैं, किसी भी सेंटेंस को एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है और उसके बाद आपको करना क्या होता है कि उसको एक्सप्लेन, मतलब उसके कारण को बताना होता है कि मतलब आखिर सेंटेंस में जो है वो लेखक ने आखिर क्यों पूछा, इस सेंटेंस को क्यों कहा, और इस सेंटेंस के बारे में आपकी अपनी जो सोच होती है उस सोच को बताना होता है। और ये आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो है वो 2019 में 2019 में यह पूछा गया था, एक्सप्लेनेशन के लिए आया था ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। 2019 में ये पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो कल के क्लास में हम लोग क्या देखे, चलो, कि जो लेखक की माँ है वो लेखक को ये बात बताती है कि नानू काका आने वाले हैं। इस बात को सुनकर के लेखक जो है वो बिल्कुल हिल जाते हैं कि आखिर वो आ क्यों रहे हैं। फिर सोचते हैं बहाना बना लिया जाए, लेकिन माँ उनको समझाती है कि जब तक हमारा तार वहां पहुंचेगा, आपकी सूचना जो है ये वहां तक पहुंचेगी, तब तक वो ट्रेन पर बैठ चुके रहेंगे, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और माँ ने ये आश्वासन भी दिया कि नानू काका यहाँ जो आएंगे वो 2 से 3 दिन ही रुकने वाले हैं। फिर लेखक साहब जो है ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर वो दिल्ली इस गर्मी में आ क्यों रहे हैं। तो उनकी माँ उन्हें बताती है कि वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। तो इस बात पर लेखक साहब कहते हैं कि इसका मतलब तो फिर यहाँ वो सप्ताह तक रहेंगे, नहीं, महीनों तक, सप्ताह तक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जो मंत्री लोग होते हैं वो तो लोगों से सप्ताह तक, महीनों तक नहीं मिलते हैं, नहीं। तो ये अपनी चिंता जो है वो जताते हैं। इसके बाद देखा जाए उनकी माँ जो है वो क्या कहती हैं। 7 नंबर में उनकी माँ क्या कहती हैं, जरा हम लोग यहां से समझने की कोशिश करते हैं। पहले की सारी बातें जो है वो अपने माइंड में आप लोग एक बार जो है वो लेते आए, ताकि यहां से आगे जो है समझने में आसानी हो। नानू काका की आने की खबर को सुनकर के लेखक के द्वारा जब ये चिंता जताई जाती है कि वो यहाँ पर महीनों तक, सप्ताह तक रहेंगे, तो उनकी माँ उन्हें आगे क्या बताती है, कहती हैं कि इफ योर नानू काका वांट्स टू सी का मतलब कल बताए थे, यहाँ पर देखना नहीं, मिलने के अर्थ में है। वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, गौर कीजिएगा, आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाया गया है। जो बच्चे आर्टिकल नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो उनको बता दिया जाएगा। तो उस आर्टिकल में क्या बताए थे आप लोगों को कि जो ये ए का प्रयोग किया जाता है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में प्रयोग होता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। तो यहां पर जो है ये माँ ये दर्शाना चाहती है
वास्तव में ये दर्शाना चाहती हैं कि उनको भी नहीं पता है कि नानू काका किस मंत्री से मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ए का प्रयोग किया। इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, ही विल मैनेज, वो व्यवस्था कर लेंगे, टू सी हिम, उस मंत्री से मिलने की व्यवस्था कर लेंगे, एनी टाइम ऑफ डे और नाइट, रात या दिन के किसी भी समय मिलने की व्यवस्था कर ले। जरूरी नहीं है कि दिन में ही मिल लेंगे, कभी भी वो उस मंत्री से मिल लेंगे और अपना जो भी काम है वो कर लेंगे। नहीं, मदर सेड, माँ कहती हैं। नहीं, पहले भी आप लोगों को बताया है, जब भी नरेशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो इन सभी चीजों को देखेंगे। जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसको हम लोग सेंटेंस में उसके जगह को बदल भी देते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। नहीं, रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग स्प्लिट करते हैं इस प्रकार। तो 7 नंबर में क्या कहा गया, कहते हैं कि माँ कहती हैं कि यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है दिन या रात में कभी भी वो उससे मिलने का व्यवस्था कर लेंगे। 8 नंबर में देखिए, कहते हैं कि मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, माँ जो है वो हमेशा से बड़ी वफादार रही है। ऑलवेज वेरी लॉयल, बहुत वफादार रही है। हर साइड ऑफ द फैमिली, अपने परिवार के तरफ से। अपने परिवार के तरफ से कहने का मतलब यहाँ पर लेखक साहब ये दर्शाना चाहते हैं कि जो माँ की तरफ के परिवार है, यानी कि नाना हो गए, नानी हो जाए, मामा मौसी जो भी हो जाए, उनके तरफ के परिवार के प्रति वो हमेशा बड़े ही लॉयल रही हैं। आप लोगों शायद बताए भी थे कि इनके जो नाना के पिताजी थे, यानी कि मनोहर लाल गांवकर साहब के नाना के जो पिताजी थे वो अपने समय के दीवान रह चुके थे ना। तो शाही परिवार से इनका जो है वो नाता था। और वैसे ये भी जो है जो हमारे मनोहर लाल गांवकर साहब है, इनका भी जो जन्म हुआ था वो देवास के जो शाही परिवार थे और उसके जो प्रधानमंत्री थे, इनके जो दादा थे वो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो उस परिवार में इनका भी जन्म हुआ था। तो काफी दोनों तरफ से जो है एक शाही परिवार में इनका जन्म हुआ था, एक रॉयल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और इनके लेखन में भी उन सभी चीजों के बारे में जिक्र मिलता है। तो ये इनकी माता जो थी अपने परिवार के प्रति बड़ी वफादार रही है, ये लेखक साहब दर्शाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने हमेशा समर्थन किया है, अब उनके नाना जी हो, मामा हो, जो भी हो ना। तो ऊपर से तो कहते हैं कि आफ्टर ऑल, आखिरकार नानू काका इज अ ब्रदर, नानू काका तो उसके भाई हैं। नहीं, तो एक समझ लीजिए कि शाही परिवार से कोई व्यक्ति आ रहा है ना। तो कहते हैं कि मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, अपने परिवार के तरफ हमेशा जो है वो माँ बड़ी ही वफादार रही है अपने तरफ के परिवार के प्रति। और और यहाँ जो है वो आखिरकार यहाँ पर उनके भाई जो है वो आ रहे हैं। आई, लेखक साहब कहते हैं कि मैं, ऑन द अदर हैंड मतलब होता है दूसरी तरफ। जैसे एक तरफ की बात हुई तो दूसरी तरफ मतलब दूसरे पक्ष में। may have something of a complex about ministers, कहते हैं कि मंत्रियों के बारे में मुझे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब होता है मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम। नहीं, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर ये दर्शाना चाहते हैं हमारे जो लेखक साहब हैं, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम। यानी कि हमारे लेखक साहब को मंत्रियों से जो है वो मानसिक या भावनात्मक परेशानी है, मिलना नहीं चाहते हैं वो मंत्रियों से। ये लेखक साहब का गुण रहा है। खुद ये जो है वो अच्छे घराने से थे और मंत्रियों का जो है वो थोड़ा बिहेव अलग तरह का होता है। नहीं, तो ये तो खुद अपने आप को जो है शाही परिवार का मानते थे और इनके सामने कोई मंत्री आकर के अपने आप को अगर बेहतर दिखाए तो फिर तो कहना नहीं है। और जैसा कि इनके बारे में आप लोगों को बताए ही थे
नहीं, ये भी खुद आर्मी में काम कर चुके थे ना, लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट तक जो है वो मराठा लाइट इन्फेंट्री में ये रहे हैं। तो खुद जो है ये एक अच्छे घराने से हैं, एक अच्छे पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति, और अपने समय के जो है ये गेम हंटर रह चुके हैं। गेम हंटर मतलब शिकार वगैरह करना, कमर्शियली पर्पज से शिकार करना गेम हंटर कहलाता है, जिसमें बड़े बड़े जानवरों को मारा जाता है, जिनका कमर्शियली यूज होता है, फूड के लिए हो या जो भी हो, जैसे हाथी का दांत निकाल करके उसे बेचना वगैरह वगैरह ना। तो ये तो खुद अपने तरफ से जो है एक बहुत अच्छे परिवार से थे, इनकी बैकग्राउंड जो है फैमिली बैकग्राउंड बेहतर थी। तो इनको जो है इस तरह के लोगों से यानी कि नेताओं से जो है वो मेंटली या इमोशनल परेशानी रहती थी, ये मिलना नहीं चाहते थे। कहते हैं कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, और कहते हैं मैं उप सचिव के पद पर था, ऑन प्रोबेशन, और वो भी प्रोबेशन यानी कि अभी प्रशिक्षण पर ही थे। एज सच ट्रेंड, और कहते हैं कि इसी प्रकार से हम लोगों को ट्रेंड किया जाता था। ट्रेंड किए जाने का मतलब हो गया प्रशिक्षित किया जाता था। टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, की मंत्रियों का हम लोग सम्मान करें, रिगार्ड करें, एज मानो कि बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, जैसे कि भगवान से 2 ओहदे ऊपर के हो ना। मान लीजिए ओहदा यदि भगवान का हो गया तो इससे 2 ओहदे ऊपर के जो है वो हमारे मंत्री लोग हैं। और द सेक्रेटरीज, और जहां तक बात है सचिव का, एज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, जैसे भगवान से वो 1 ओहदे ऊपर हो। इस तरह से जो है वो सचिवों को, इस तरह से जो है वो मंत्रियों को सम्मान देना है, इस तरह से ट्रेंड किया जाता था अंडर सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव वाले लोग को। ठीक है, ये जो है वो हम लोगों के लेखक साहब का कहना है, उनका वो अपना जो है सोच विचार व्यक्त करते हैं, अपने सोच के बारे में बताते हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब आप लोग के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है भाई किस पद पर थे, तो अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे ना। ये छोटी सी बात को आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर पैराग्राफ को जरा हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हो गया नानू काका से संबंधित कुछ बात, लेखक साहब का अपना विचार। अब लेखक नानू काका जी का जो है वो आने का दिन आ चुका है। लेखक साहब उनको लाने के लिए स्टेशन गए हैं। वहां देखिए क्या कहते हैं, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, तभी ट्रेन जो है वो आई। कहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा था तभी ट्रेन आई। नानू काका स्टूड, नानू काका खड़े थे ऑन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरियज, जो दूसरे दर्जे का, जिसको स्लीपर क्लास भी कहा जाता है, तो उसके सवारी डब्बे पर जो है वो नानू काका, उस सवारी डब्बे के बिल्कुल दरवाजे पर ही जो है वो नानू काका खड़े थे। ठीक है, स्ट्राइकिंग फिगर, कहते हैं एक अत्यधिक आकर्षक व्यक्तित्व, यानी कि नानू काका का जो व्यक्तित्व था, देख सकते हैं सामने है नानू काका, इनका जो व्यक्तित्व था बड़ा ही आकर्षक था। आगे क्या कहते हैं, व्हाइट हेयर्ड, बाल सफेद हो चुके थे, विथ एन इम्प्रेसिव माउस्टिच, मूछ जो थी वो बड़ी आकर्षक थी। नानू काका का आप लोग मूछ देख ही सकते हैं, सामने तस्वीर देख ही रहे हैं, नहीं इनके मूछ को और आप चाहें तो बेहतर बना सकते हैं, थोड़ा और इम्प्रेसिव बीरप्पन की तरह। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ज्यादा बेहतर ना किया जाए, आगे ध्यान दिया जाए क्या कहते हैं। तो आकर्षक उनकी मूछें थी। ही स्टील वियर, अभी भी वो पहनते थे, वियर्स पहनते हैं, क्या पहनते हैं भाई, ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट। ठीक है, लोग ऊपर करें ना, ताकि नानू काका जो है वो अच्छी तरह से हम लोगों को दिखाई दें। तो कहते हैं कि अभी भी वो पहना करते थे, क्या पहना करते थे बच्चे लोग, नी लेंथ यानी कि घुटने तक की लंबाई वाली, नहीं यहाँ पर बात की गई है नी लेंथ, घुटने तक की लंबाई वाली ब्लैक कोट, काले रंग का कोट ना, ये घुटना हो गया, समझ सकते हैं यहाँ तक इनका कोट है। एंड रेड सिल्क पगड़ी, और लाल रंग की जो है वो सिल्क पगड़ी इनकी। ठीक है, सिल्क की पगड़ी ऑफ डेकेनियन ब्राह्मण, जैसे कि दक्षिणी ब्राह्मण लोग पहना करते हैं, बिल्कुल वैसी इनकी लाल रंग की सिल्क की पगड़ी।
ड्रैप्स, ड्रैप्स मतलब होता है ओढ़ना, और ओढ़ लेते हैं व्हाइट अंगोछा, एक देख सकते हैं व्हाइट अंगोछा इनका ना, व्हाइट अंगोछा ये ओढ़ लेते हैं राउंड हिज शोल्डर्स, अपने कंधों के चारों। ठीक है, देख सकते हैं नानू काका को। इनके पूरे डिस्क्रिप्शन में ये बात साबित होती है कि एक रॉयल फैमिली के रहने वाले व्यक्ति जो है वो आ रहे हैं। तो मनोहर साहब के लेखन में जो है उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो जरूर झलक जाता है। ज्यादातर जो है उनके लेखन में डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़े इसी प्रकार के होते हैं, जो कि एक रॉयलिस्ट यानी कि एक शाही परिवार को दर्शाए। तो ये तो हो गया नानू काका जी का हमारे डिस्क्रिप्शन की, किस तरह से जो है उनका पहनावा ओढ़ावा हुआ करता था। चलिए बहुत बढ़िया। 10 नंबर पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। एज आई वेंट अप, जब मैं गया, वेंट अप गो अप पहुंचना, जब ये पहुंचे तो क्या कहते हैं, ही हैंडेड मी, हैंडेड मतलब होता है सौंपना, ही हैंडेड मी अ बास्केट, नानू काका ने लेखक साहब को एक बास्केट सौंप दिया, एक टोकरी सौंप दी। क्या कहते हैं, टेक दिस आउट, टेक आउट ले लेना, टेक दिस आउट क्विकली, कहते हैं कि इसको लेकर के जल्दी से बाहर निकल जाओ। टेक इट आउट, टेक दिस आउट, लेकर के बाहर निकल जाओ। क्विक जल्दी, ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाते हुए बुदबुदाते हुए कहते हैं। विस्पर्ड मतलब होता है बुदबुदाना या फुसफुसाना। कहते हैं कि आई शेल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर ही मिलूंगा, स्टेशन के अंदर ही मिलने वाले नहीं है। कहते हैं कि मैं तुमसे स्टेशन के बाहर ही मिलूंगा। ठीक है, 11 नंबर में देखा जाए, आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, कहते हैं कि मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म, कहते हैं कि आई टक्ड, टक मतलब होता है बच्चे लोग अटकाना। ठीक है, तो कहते हैं कि आई टक्ड द बास्केट, टोकरी को इन्होंने अटका लिया, अंडर माई आर्म, अपने बाह के नीचे, एंड टर्न्ड, और मुड़े, अपने बाह के नीचे पकड़ करके टोकरी को ये मुड़े। ओनली टू, कहते हैं कि तभी संयोग से, ओनली टू मतलब होता है संयोग से मिलना, सॉरी, ओनली टू तभी, बम्प्ड इनटू, बम्प्ड इनटू मतलब होता है संयोग से मिलना, तभी क्या होता है कि ये संयोग से मिल जाते हैं। अब यहां पर मिलने के अर्थ में नहीं है, टकराने के अर्थ में है। संयोग से ये टकरा जाते हैं। एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन, इनॉर्मस मतलब होता है विशाल, मारवाड़ी वुमेन, ये अचानक ही जो है वो मारवाड़ी महिला से टकरा जाते हैं। हु का मतलब होता है बच्चे लोग जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। हु हैड हर हेड कवर्ड, जिसने अपने सिर को ढक करके रखा था, इन बुरका, बुरका में उसने अपने सिर को ढक करके रखा था। बट लेकिन, माई अपोलॉजी, कहते हैं कि मेरी जो माफी थी, जो मैंने क्षमा मांगी, माफी मांगी, वह ड्रॉन्ड, वो डुबा दिया गया, बाय द स्ट्रेंज साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, कहते हैं बास्केट से आने वाले एक स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, नहीं, इमिनेट मतलब होता है निकलना। तो कहते हैं बास्केट से एक अजीब जो आवाज निकल रही थी, उस आवाज ने मेरे क्षमा को दबा दिया, डुबो दिया। यानी कि इन्होंने जितने जोर से अपने क्षमा के लिए शब्द बोले, उनसे कहीं ज्यादा जोर से जो है वो टोकरी से आवाज निकल करके बाहर आई। ठीक है, टोकरी से आवाज क्या बाहर निकल करके आई, द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेस्ड किटेन, कहते हैं कि वो आवाज किस चीज की थी, तो आवाज थी विरोध की। किस चीज के विरोध की, एन आउटरेस्ड किटेन, आउटरेस्ड मतलब होता है नाराज, किटेन मतलब बिल्ली का बच्चा, यानी कि नाराज बिल्ली के बच्चे की विरोध की आवाज जो है वो टोकरी से निकल करके आ रही थी। आवाज क्या निकल के आ रही थी, स्पिट्स म्यू म्यू म्यू, इस तरह की आवाज जो है वो टोकरी से निकल करके आ रही थी, और जोरदार आवाज निकल करके आ रही थी, और इतनी जोर से आवाज निकल करके आ रही थी कि उतनी जोर से माफी के शब्द भी लेखक साहब ने नहीं बोले थे।
जिस कारण से होता क्या है कि लेखक साहब के द्वारा मांगे गए माफी के जो शब्द थे वो वास्तव में मरवाड़ी महिला को सुनाई ही नहीं देता है। यही लेखक साहब कहना चाहते हैं। तो 11 नंबर पैराग्राफ में लेखक साहब ने समझाया कि उनकी जो माफी के शब्द थे वो माफी के शब्द जो है वो बास्केट से आने वाले नहीं नाराज बिल्ली के आवाज के द्वारा दबा दिए जाते हैं, जिस कारण से इनके माफी के शब्द जो है वो मरवाड़ी महिला को शायद सुनाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, लेखक साहब आगे क्या बताते हैं, आई डक्ड, डक मतलब होता है झुकना। जब इन्होंने इस बिल्ली के विरोध की आवाज को सुना, यानी कि बिल्ली की आवाज को सुना, तो थोड़े लेखक साहब भी जो है वो डर गए। एक तो अच्छे परिवार के ऊपर से अगर कोई स्टेशन पर इन्हें कुछ बोल देता तो इन्हें भी अच्छा नहीं लगता। वैसे बेसिकली जानवरों को प्लेटफॉर्म पर ले जाने की अनुमति नहीं होती है, इस कारण से इन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हुई कि नानू काका जो है वो मेरे को परेशानी में डाल दिए और अपने जो है वो पता नहीं कहा ना, अभी आगे देखिए कहाँ है। तो कहते हैं कि आई डक्ड एंड रेन, ये झुके और दौड़ गए। बेचारे को डर लगा कि पता नहीं कोई देख ले, किसी ने सुन लिया हो तो फिर कहना नहीं। तो आई डक्ड एंड रेन कहते हैं कि मैं झुका और दौड़ गया। एंड मिंगल, मिंगल मतलब होता है मिल जाना, और जा करके ये मिल गए। कहा मिल गए? विद द क्राउड, भीड़ में जाकर के ये मिल गए। जो प्लेटफॉर्म पर आसपास भीड़ थी उस भीड़ में जाकर के ये मिल जाते हैं। एंड और स्क्वीज्ड थ्रू, स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना। तो यहां पर क्या निचोड़ रहे हैं, अच्छा आगे देखा जाए। स्क्वीज थ्रू द गेट, अब यहां पर स्क्वीज थ्रू का मतलब होता है छोटे स्थान में प्रवेश करना। तो दरवाजा का जो छोटा सा स्थान था, अब ये बेचारे बाहर निकलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो स्क्वीज थ्रू मतलब होता है छोटे स्थान में प्रवेश कर जाना। तो कहते हैं कि जो दरवाजे का छोटा सा स्थान था बाहर निकलने का, वो छोटे से स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, गेट दरवाजे के छोटे से स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब होता है का अनुसरण करते हुए। किसका अनुसरण करते हुए? अ सिख मैरिज पार्टी, कोई सिख मैरिज की पार्टी थी जो कि बाहर निकल रही थी, उसके भीड़ भाड़ में ये चले जाते हैं और छोटे से गेट से, नहीं जो गेट का छोटा सा स्थान होता है उस गेट के छोटे से स्थान से बेचारे ये प्रवेश करके बाहर निकल जाते हैं। किसी तरह बेचारे अपनी जान बचाते हैं और निकल करके प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर। 30 नंबर में देखिए क्या कहते हैं। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका को आने में बड़ी देर लग गई, लंबी समय लग गई। भाई पता नहीं क्या कर रहे थे, आगे देखिए। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली। जो स्टेशन का यार्ड था, जो स्टेशन का स्थान था, वो करीब करीब खाली था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन, और अंतिम जो टांगा था वो भी चला गया। टांगा घोड़ा गाड़ी, जो वहां पर घोड़ा गाड़ी, अंतिम जो घोड़ा गाड़ी था वो घोड़ा गाड़ी भी वहां से चला गया। वेन ही इमर्ज, तभी वो बाहर आए। जब वहां का अंतिम घोड़ा गाड़ी भी चला गया तब वो बाहर आते हैं, यानी कि बहुत देर लगा देते हैं नानू काका बाहर आने में। अच्छा, बाहर आते कैसे हैं? escorted by a fawning ticket inspector। escort मतलब होता है राह दिखाना। तो नानू काका को जो है वो राह दिखाते हुए आ रहा था। कौन राह दिखाते हुए आ रहा था? अ फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर। फाउनिंग मतलब तो जैसे युवा होता है, चलो ठीक है। और फाउन जो है एक युवा लोगों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हिरण का जो बच्चा होता है युवा, उसको भी फाउन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर फाउनिंग का प्रयोग जो है वो लेखक साहब ने चिपचिपे यानी तेल लगा करके जिसका बाल बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है उसको दर्शाने के लिए फाउनिंग शब्द का प्रयोग किया। कहते हैं कि एक फाउनिंग टिकट कलेक्टर, एक टिकट कलेक्टर था, लेकिन वो कैसा था? फाउनिंग, बिल्कुल एकदम चिपचिपा बाल वाला था, बाल में एकदम तेल लगाए हुए था, चिपचिप कर रहा था बाल बहुत ज्यादा। तो उसके द्वारा जो है वो राह दिखाते हुए, मतलब वो टिकट कलेक्टर इनको राह दिखा रहा था कि कैसे कैसे बाहर जाना है। और उसके साथ जो है लेखक साहब नानू काका
बाहर आए। चलिए बहुत बढ़िया, नानू काका बाहर आए। नो रूम इन द थर्ड क्लास, नानू काका कहते हैं नो रूम इन द थर्ड क्लास। नो रूम जगह नहीं होना, आप लोग भी समझ जाइए, जगह नहीं होने के लिए नो रूम शब्द का प्रयोग किया जाता है। नो रूम, आप नो प्लेस जैसे शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में जो है वो जगह नहीं था। एंड और दे वुड नॉट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स, और वो लोग दूसरे दर्जे के टिकट को जारी नहीं करते हैं विदाउट रिजर्वेशन, बिना आरक्षण के दूसरे दर्जे के टिकट को वो लोग जारी नहीं करते हैं। और थर्ड क्लास में जो है वो जगह ही नहीं था। तो नानू काका ने क्या किया, नानू काका एक्सप्लेन्ड, नानू काका व्याख्या करके बताते हैं एज ही केम अप टू मी, जब वो मेरे पास आते हैं, यानी कि जब वो लेखक के पास पहुंचते हैं। कहते हैं हैड टू ट्रेवल, यात्रा करना पड़ा, सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा, ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, तीसरे दर्जे के टिकट से। कहते हैं कि मैं तीसरे दर्जे का टिकट लिए थे और सेकेंड क्लास में हम चढ़ गए थे, और जब उतरे तो टीटी पकड़ लिया, और टीटी पकड़ लिया तो फिर क्या किया गया बच्चे लोग, जो भी पैसा वगैरह का लेन देन है हुआ वो हुआ। नानू काका तो जानते ही हैं, अपनी काम निकालने में बड़े माहिर। कहते हैं बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, एमिकेबली मतलब होता है सौहार्दपूर्ण तरीके से, मिलजुल करके अच्छे से, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल। लेकिन जो भी ये मामला था वो सारा व्यवस्थित कर दिया गया एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। सच अ नाइस यंग मैन, कितना अच्छा युवा व्यक्ति है, नहीं द टीसी, वो टीसी है, नहीं टीसी बड़ा ही अच्छा युवा व्यक्ति है। सारा मामला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निपटा लिया गया। यू सो, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी, कहते हैं कि हाउ ही इवन, यहां तक कि कैसे वह, केम आया, राइट ठीक, आउट बाहर तक, विथ मी मेरे साथ, ठीक बाहर तक मेरे साथ वो कैसे आया, तुमने देखा। सो दैट, जिससे कि देयर शुड बी नो ट्रबल, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, ठीक है, जिससे कि मेरे को यानी कि नानू काका को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो बिल्कुल मेरे साथ ठीक बाहर तक आया। द किटेन, ये बिल्ली का बच्चा, ऑफ कोर्स निसंदेह, ट्रेवल्ड फ्री, मुफ्त में यात्रा किया। हाउ इज इट, कैसी है ये, नहीं कहते हैं चलो जो भी पैसा वगैरह लगा वो तो केवल मेरा लगा, कम से कम ये बिल्ली का जो बच्चा है, जो किटेन है, इसने तो मुफ्त में यात्रा कर लिया, ठीक है। चलिए बच्चों लोग, लेखक साहब कहते हैं वेरी क्वाइट, बहुत शांत है। आई सेड, मैंने कहा बहुत शांत है। परहैप्स, शायद। इट इज डेड, ये मर गई है। आई थॉट होपफुली, मैं ऐसा उम्मीद करते हुए सोचा। लेखक साहब बेचारे परेशान, टेंशन में कि मेरे को जानवर दे दिए और अपने आराम से आए, नहीं तो लेखक साहब कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगा कि शायद बहुत ज्यादा शांत है तो शायद मर ही गई हो। ठीक है, तो मर ही गई हो। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने दिया जाए। नेक्स्ट आगे क्या होती है, क्या घटनाएं घटती है, उन सभी को 16 नंबर को जो है हम लोग अगले क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे हम लोग समझा जाएगा। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स वगैरह जो है वो थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग याद कर ले, ताकि चैप्टर जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आए। आप लोगों को भी पता है कि क्वेश्चन पूछे जाने का जो तरीका है अब बदल चुका है। पहले लिखने के लिए क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन अब जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, लिखने के लिए भी आते हैं। तो जब तक चैप्टर्स को अच्छी तरह आप लोग नहीं समझिएगा तब तक ना एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह सॉल्व कर पाइएगा। ऑब्जेक्टिव तो भूल ही जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर जो आप लोग रट करके याद कर लेते हैं, उन रटे हुए क्वेश्चन आंसर से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो चैप्टर्स के एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ताकि बेहतर तरीके से जो है वो आप लोग सॉल्व कर सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को अगर रटना नहीं चाहते हैं, अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा जाए। सिलेबस आप लोगों को समझा ही दी है। क्वेश्चन का जो है वो बुक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का रेशियो जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए चैप्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है,
चलो तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही रहने दिया जाए, अच्छी तरीके से वर्ड्स वगैरह को याद कर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए।